Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, my name is Yogesh Rajoria. I have secured All India Rank 23 in this year's UPSC Indian Forest Service examination. I am from Shajapur, Madhya Pradesh. I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya School from Bhusawal, Maharashtra. After that, I did my graduation in Computer Science and Engineering from IIT ISM Dhanbad. इस वीडियो में मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में बात करूंगा, स्पेशली इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस के बारे में. सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस है जिसके लिए यूपीएससी अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है. इसमें हर साल करीब 150 के करीब सीट्स आती है. इसका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है वो सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के साथ ही कंडक्ट होता है. आईएफएस में 4 स्टेज होती है. पहली स्टेज होती है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दूसरी आईएफएस मेंस एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद इंटरव्यू और फाइनली एक फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको 25 किलोमीटर्स रनिंग या वॉकिंग करनी होती है 4 घंटे के अंदर. गर्ल्स के लिए ये डिस्टेंस 14 किलोमीटर्स होता है इन 4 आवर्स. तो मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ. इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस सीएससी मेंस के 2 महीने बाद कंडक्ट होता है नवंबर में. इसमें आपके कुल मिलाकर 6 पेपर होते हैं. पहला पेपर होता है जो जीके जनरल नॉलेज का होता है, फिर उसके बाद इंग्लिश का पेपर होता है, फिर उसके बाद आपको 2 ऑप्शनल चूज़ करने होते हैं और दोनों ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं. सबसे पहले मैं जनरल नॉलेज के बारे में बात करना चाहता हूँ. इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिविल सर्विसेज मेंस के जो जीएस पेपर्स होते हैं उसी की तरह होते हैं, लेकिन इसमें कुछ सब्जेक्ट जैसे कि एथिक्स वो नहीं पूछे जाते हैं. इसमें टोटल 6 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन से 4-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हर सेक्शन में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट. इस तरीके के 4-4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं. इसकी प्रिपरेशन की मैं बात करूं तो अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको कोई अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. बस आप एक चीज़ देख लीजिए कि आप पीवाईक्यूज़ अच्छे से पढ़िए और पीवाईक्यूज़ में जो एरियाज से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार प्रिपेयर करिए. उसमें 2 से 4 दिन आप लगाइए. अगर आपने सीएससी मेंस दिया हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने सीएससी मेंस नहीं दिया है तो आप एक बार सीएससी की जो आंसर राइटिंग है उसके बारे में अच्छे से पढ़िए कि किस तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं, किस तरीके से इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन्स लिखे जाते हैं, और उसी के बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन करिए. और आपको सारे सब्जेक्ट सीएससी वाले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ वही सब्जेक्ट्स पढ़िए जो आपको पीवाईक्यूज़ में दिखेंगे, वही टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िए. सेकंड पेपर जो होता है वो इंग्लिश का होता है. जनरल इंग्लिश में आपके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिसके लिए आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है. इस पेपर को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है. इसमें सबसे पहले ऐसे का पेपर होता है और ये ऐसे आपको उसी तरीके से लिखना होता है जैसे आप सीएससी मेंस में आप ऐसे लिखते हैं. लेकिन इसमें बस एक बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जनरल इंग्लिश का पेपर है तो इसमें आप कंटेंट से ज़्यादा आप ग्रामर का भी ज़रूर ध्यान रखिए. अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है या फिर आपका फ़्लो अच्छे से नहीं बन पा रहा है ऐसे में तो शायद आपके नंबर कट सकते हैं. तो आप कोशिश करिए कि आप ग्रामर और एक अच्छे फ़्लो में लिखने की कोशिश करिए. इसके बाद जो होता है वो होता है रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग. इसके लिए जो 12th बोर्ड के जो रिसोर्सेज होते हैं वो आप फॉलो करिए. आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देखिए कि 12th बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में किस तरीके से लेटर और रिपोर्ट लिखी जाती है. आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करिए और उसी फॉर्मेट को 2-3 बार प्रैक्टिस करिए तो आपका ये वाला पार्ट इजीली कवर हो जाएगा. इसके बाद एक अनसीन पैसेज आता है
जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको उसके आंसर्स लिखने होते हैं। इसके लिए आप वसुंधरा चौधरी मैम के वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरीके से अनसीन पैसेजेस को आंसर करना है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप जो पैसेज में दिया गया है उसको उसी तरीके से कॉपी पेस्ट ना करें। आप उसको पैराफ्रेज करने की कोशिश करिए और उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखने की कोशिश करिए, थोड़े से वर्ड चेंज करने की कोशिश करिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है इंग्लिश में वो होता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग के लिए आप फिर से वसुंधरा चौधरी मैम के वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप कंप्रेस कर सकते हैं जो पैसेज दिया हुआ है, किस तरीके से आप पैराफ्रेज कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको रिमूव करनी है प्रेसी में, वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो आप वो वीडियोस देख लीजिए। फाइनली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत इग्नोर्ड सेक्शन भी होता है वो होता है ग्रामर वाला सेक्शन। उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। आप एसएससी सीजीएल वाले वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस करेक्शन किए जाते हैं, एरर डिटेक्शन किए जाते हैं, एडजेक्टिव्स और नाउन्स, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपको किसी चीज़ में तकलीफ़ आ रही है तो यूट्यूब पे रानी मैम के कुछ लेक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप चैट जीपीटी का भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल जाएगी कि एडजेक्टिव्स और नाउन्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस है उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चैट जीपीटी का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शनल्स के पेपर होते हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शनल्स चूज़ करने होते हैं। मेरे ऑप्शनल्स फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी थे। जियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में पहले बात करूँगा। ये ऑप्शन मैंने इसलिए चूज़ किया था कि काफ़ी प्रैक्टिकल रीज़न था, क्योंकि पिछले पास्ट ईयर्स के आप ट्रेंड्स देखे होंगे तो जियोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। और आईएफएस मेंस में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसमें मेरी पहले से कोई बैकग्राउंड रही है, तो सारे सब्जेक्ट्स न्यू थे। तो मैंने सिर्फ वही सब्जेक्ट चूज़ किया जिसमें मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, तो मैंने जियोलॉजी चूज़ किया था। हालांकि मेरे पहले अटेम्प्ट में ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे, सिर्फ 165 मार्क्स आए थे। इस साल मेरा मार्क्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और मैंने 244 मार्क्स स्कोर किया है। तो मुझे लगता है कि सबसे जो गेम चेंजिंग मेरे लिए रहा है वो रहा है कि मैंने इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। मैंने इस बार सीएसी मेंस को स्किप किया था ताकि मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस पे अपना पूरा फोकस बनाऊं, और इस बार मैंने जियोलॉजी के में बहुत अच्छा टाइम दिया था। मेरे पास करीब 5 से 6 महीने थे, उसमें से मैंने 50% जो टाइम स्पेंड किया था वो सिर्फ जियोलॉजी पढ़ने में टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है तो और आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है। इसके लिए जो मैंने कोचिंग की थी वो प्लैनेट जियोलॉजी की ऑनलाइन कोचिंग की थी। मैंने उनका कोर्स ख़रीदा था और उसको ही बहुत अच्छे से फॉलो किया था। इसके अलावा मैंने उनकी टेस्ट सीरीज़ भी की थी ताकि मुझे पता चल जाए कि जियोलॉजी में किस तरीके से हम आंसर लिखते हैं और क्या गलतियाँ हम कर सकते हैं, और उन गलतियों से सीखने की कोशिश की। इसके साथ मैंने अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स भी फॉलो किए थे और रेफरेंस के लिए यूज़ किए थे। जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही थी तो मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें देखी थी। फाइनली मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं अपने खुद के नोट्स बनाऊँ, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करूं, और मैंने जो प्लैनेट जियोलॉजी के जो नोट्स दिए हुए रहते हैं और उनकी जो स्लाइड्स होती है और अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स हैं, उन सभी को कंबाइन करके मैंने खुद के नोट्स बनाए, जिनको मैंने फिर बार बार रिवाइज किया। एग्ज़ाम में जब मैं लिख रहा था पेपर तो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं कोई भी क्वेश्चन खाली ना छोड़ूं। अगर मुझे कोई ऐसा नया क्वेश्चन मिल भी जाता है जिसको मैंने नहीं देखा है, मैं उसमें कुछ ना कुछ तो लिख दूँ। जो भी कोई कीवर्ड है उसके करीब कुछ ना कुछ मैं लिख दूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 या 2 नंबर भी मिल जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत आपकी रैंक ऊपर नीचे कर सकता है या फिर आपका सिलेक्शन भी डिटरमाइन कर सकता है। इसके अलावा मेरी कोशिश रहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स जैसे कि मिनरल्स के नेम्स, रॉक्स के नेम्स, फेसिस के नेम्स या फिर जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लिखूँ। और इसके साथ मैं डायग्राम्स बनाने की कोशिश करता था। बहुत सारे डायग्राम्स हमको जियोलॉजी पढ़ने के टाइम लगता है कि काफ़ी ईजी है, पर अगर हम इसको डायरेक्ट एग्ज़ाम में बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा या तो टाइम लग जाएगा या फिर बहुत गलत डायग्राम भी बन सकता है। तो आप इसकी पहले से अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप उसको अच्छे से लेबल करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में उसको रिप्रोड्यूस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ आप कलर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी और अच्छी हो जाए। आप बॉक्स में डायग्राम्स बनाइए ताकि आपका जो टेक्स्ट है और जो डायग्राम है उसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो सके। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं जियोलॉजी पढ़ना तो आप कोशिश करें कि जनरल जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करें, क्योंकि आपका पहले से ही थोड़ा सा बैकग्राउंड बन चुका है ज्योग्राफी पढ़ने से, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी फेमिलियर लगेगी।
और ये चीज़ें सिर्फ बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, जो आपने पहले से पढ़ लिया है ज्योग्राफी में उसी चीज़ का है, उसी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में बताया हुआ है। तो आप इन सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। और कुछ सब्जेक्ट है जिसमें कैंडिडेट्स को दिक्कत होती है, जैसे कि स्ट्रेटिग्राफी। उसके लिए आप कोशिश करिए कि इकोनॉमिक जियोलॉजी और इग्नियस पेट्रोलॉजी आप पहले से पढ़िए, और आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आप स्ट्रेटिग्राफी स्टार्ट करिए, तो आपको थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। अगर आप प्लैनेट जियोलॉजी वाला कोर्स लेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और बहुत सारे निमोनिक्स भी बताए हुए हैं, जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। आप इनके नोट्स बना लीजिए। आप 15 से 20 पेजेस के नोट्स बनेंगे, बहुत सारे टेबल्स बनेंगे, उसको आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करिए और एग्ज़ाम में एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करिए। जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, तो अगर उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। आप 50% या उससे भी ज़्यादा टाइम इसमें ज़रूर स्पेंड करिए, और बाकी टाइम आप अपने दूसरे ऑप्शनल में स्पेंड करिए। अगर आप थोड़ा अच्छा लिख देते हैं जियोलॉजी, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। सेकंड ऑप्शनल जो मेरा था वो था फॉरेस्ट्री। इसमें मेरा स्कोर पिछली बार से थोड़ा सा अच्छा है। इस बार मैंने 212 मार्क्स स्कोर किया है। फॉरेस्ट्री एक ऐसा ऑप्शनल है जिससे आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, उस चीज़ की आपको एक इंसाइट मिल जाएगी, और आपको इस सर्विस के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो अगर आपका कोई दूसरा ऑप्शन डिसाइडेड नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि आप फॉरेस्ट्री लें, और ये ऑप्शनल एक काफ़ी सेफ स्कोर आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्कोर भी नहीं आता है, और बहुत ज़्यादा लो स्कोर भी नहीं आता है। तो ये काफ़ी सेफ ऑप्शन माना जाता है। फॉरेस्ट्री के लिए मैंने हॉर्नबिल क्लासेस के लेक्चर्स ख़रीदे थे। आप उनके लेक्चर्स देखिए, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने उन्हीं के लेक्चर्स से अपने नोट्स भी बना लिए थे। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 205 स्कोर आया था, तो उस समय में मैंने सिर्फ लेक्चर्स देखे थे। तो अगर आप सिर्फ 2 महीने में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है और अगर आप CSE मेंस स्किप कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उनके जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो भी ज़रूर पढ़िए, उससे भी आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप उनकी एक टेस्ट सीरीज़ होती है, वो भी आप ख़रीद सकते हैं। तो आपको चीज़ें पता चलेगी कि आप कहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं, और उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। फॉरेस्ट्री में भी आप जब आप पेपर लिख रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल कीवर्ड्स यूज़ करें। जैसे कि जो ट्रीज़ के जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं, वो आप अच्छे से लिखिए, उनको अच्छे से समझिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट के जो स्पीसीज़ के नेम्स होते हैं वो लिखिए, उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि आप हर क्वेश्चन में एक ना एक डायग्राम ज़रूर बनाएं, और इसमें भी अगर आप कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसमें भी आप डायग्राम्स को अच्छे से बॉक्स में लिखिए, और प्रेजेंटेशन अपनी बहुत अच्छी रखिए। फॉरेस्ट्री एक ऐसा ऑप्शनल है जो बहुत कम टाइम में प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, तो आप उसमें 12 से 15 दिन में ये ऑप्शनल प्रिपेयर करके अराउंड 200 या उससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा टाइम है, तो भी आप कोशिश करिए कि 1 महीने से ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड ना करें। अपना ज़्यादा टाइम आप अपने दूसरे ऑप्शनल, जो कि मेरा जियोलॉजी था, उसमें आप स्पेंड करिए, वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है। फाइनली मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसका फ़िज़िकल टेस्ट आपके सिलेक्शन के बाद होता है, जिसमें कि आपको 25 किलोमीटर्स की रनिंग या वॉकिंग करनी होती है, जो आप 4 घंटे में पूरी करते हैं। गर्ल्स के लिए ये डिस्टेंस 14 किलोमीटर्स का होता है। तो अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी ध्यान दें, और कोशिश करिए कि आप अपना वेट मैनेजमेंट करें, जो कि काफ़ी क्रूशियल हो सकता है फ़िज़िकल टेस्ट में। तो इतनी रैंक लाने के बाद भी अगर आप फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। तो आप अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। आप थोड़ा वॉकिंग पहले से करना शुरू कर दीजिए। हो सके तो आप रनिंग भी करिए, और अगर हो सके तो जिम भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में एनीमिया का इशू भी हो सकता है, जिससे कि ज़्यादा लंबी वॉकिंग नहीं हो पाती है। तो आप अपना ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस वॉकिंग करने में आपको डिजीनेस होती है, तो आप उसका भी ध्यान दीजिए, और डॉक्टर से भी आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो आप अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों का अच्छे से ध्यान रखिए। लास्टली मैं दिल्ली नॉलेज टेक को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी
कि मैं अपनी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सबके साथ शेयर कर पाऊँ, और मैं अपने फेलो एस्पिरेंट्स और जो भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस देना चाहते हैं उन सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को प्रायोरिटी बना रहे हैं और उसमें अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस आप कोशिश करिए कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहें और अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहें, तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।